अजातशत्रु, आपसे जानना चाहूँगा कि कविता का संस्कार कब और कैसे पड़ा? बचपन से कविताएं लिख रहा हूँ। और चूँकि परिवार का परिवेश जो था वो कविता का था। पिताजी, बड़े भाई, बहन सब लिख रहे थे, तो मैं भी उसमें घुल-मिल गया। और झीलों की नगरी उदयपुर तो वो शहर है कि यहाँ तो अकवि भी कवि बन जाए। अजातशत्रु, पहली कविता कब और कैसे की? बसंत ऋतु पे पहली कविता मेरी बनी थी। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था और मुझे आज भी याद है। बसंत ऋतु आई है, बसंती रंग लाई है, 2 पंक्तियाँ उसकी याद है। इसके बाद का जो भी था वो अनगढ़ कच्चे शब्द थे, लेकिन बसंत पे लिखी। और बाद में वर्षों बाद पता लगा कि माँ सरस्वती का जो जन्मदिन है वो बसंत पंचमी है। ये बताएं कि कविता करना अलग है, लिखना भी अलग है। छोटी उम्र में आपने लिखना शुरू किया, लेकिन कहीं न कहीं आपकी कोई पीठ थपथपाता है तो ही आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। घर में किन-किन लोगों ने हौसला बढ़ाया? सबसे पहले तो मैं अपने पिता को इसका श्रेय इसलिए दूंगा कि उनके संस्कार जेनेटिक जो मुझ में आए। लेकिन कविता से साक्षात्कार जो है वो बड़े भाई उग्रसेन राव ने करवाया मुझे, और मेरी बहन पुष्पा राव ने। दूसरी बात है कि जब लिखने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। महेंद्र भाई, मैं थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूँ इसको। जब मैं स्कूल की प्रतियोगिताओं में, कविता पाठ प्रतियोगिताओं में कविताएं सुनाता था, तब मुझे पुरस्कार मिलते थे, चाहे वो 50 रुपये 100 रुपये हो, लेकिन मेरी जेब भर जाती थी। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो सब तक पहुंच रहा है। तो महसूस हुआ कि हाँ, ये काम करना चाहिए। अजातशत्रु, आपने बचपन में लिखना शुरू किया और धीरे-धीरे लोगों ने हौसला भी बढ़ाया। पहली कविता जब छपी होगी तब कैसा लगा, और उसके बाद से छपने का क्रम कब शुरू हुआ? बहुत अच्छा लगा। पहली कविता जब मेरी छपी थी तो मैंने बाकायदा उस अखबार की कई सारी प्रतियां एक साथ खरीदी और पड़ोस में सबको बांटी। देखो देखो देखो, मेरी पहली कविता छपी है। कितने साल के थे आप? मैं उस समय 11th में आ गया था। और वो कविता उदयपुर से निकलने वाले एक छोटे से, मैं छोटा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कैनवास छोटा, वो अखबार बड़ा था, चंद्रेश व्यास जी उसको निकाल, उसमें मेरी पहली कविता छपी थी। कुछ छपी हुई कविताओं की पहली या दूसरी की स्मृति है, और स्मृति हो तो सुनाएंगे? फिर क्रम चल निकला। फिर सबसे पहली एक कविता जो मेरी रविवारी पृष्ठ पे अचानक छप गई थी। मैंने कई कविताएं मेरी लौट के आ जाती थी, मैंने कोशिश छोड़ी नहीं, मैंने कहा कि निरंतर भेजते रहिए। और ये मुझे सिखाया था हमारे उदयपुर के बड़े वरिष्ठ साहित्यकार है डॉक्टर भगवती लाल जी व्यास ने। उनका निरंतर भेजते रहो तो सामने संपादक जी के जहन में आप आ जाओगे। और वो कविता थी कि बस यही एक बात तो बेकार है, आदमी को अप्सरा से प्यार है, किसकी टिकती है तपस्याएं यहाँ, बन के विश्वामित्र सब तैयार हैं। तो ऐसी कुछ पंक्तियां थी, टूटी फूटी छपी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। अजातशत्रु, साहित्य में कि लिखा हुआ साहित्य अलग होता है और पढ़ने वाला साहित्य एक ढंग से अलग होता है। यूँ मानिए कि मंचीय कविता थोड़ी सी अलग होती है और वो कविता जो हम पढ़ें घर में किताब में वो थोड़ी सी अलग होती है। मंचीय कविता में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए या लोगों तक आसानी से पहुँचे, उसमें भाव और प्रकट करने की आपके पास आज़ादी भी होती है। जबकि छपी हुई कविता एक आदमी घर में अकेले में पढ़ता है, उसको सोच भी सकता है। बताएं कि इन दोनों कविताओं में आपको क्या फ़र्क लगता है? आप चूँकि मंचीय कवि भी हैं और लिखते भी हैं, तो दोनों कविताओं की प्रवृत्ति प्रकृति में कुछ फ़र्क है, और है तो क्या? देखिए, जो छपी हुई कविताएं हैं उनका घराना बड़ा है। आज आप याद करेंगे तुलसी को, कबीर को, निराला को, बच्चन को। बच्चन जी तो फिर भी मंचों पे आ गए थे बाद में, है ना, लेकिन महादेवी जी भी आ गई थी। लेकिन उससे पहले जो कवि हैं वो सारे छपे हुए कवि, छपे हुए शब्दों की विश्वसनीयता बन जाती है और जिसे कहते हैं कालजयी हो जाती है। मंच के कवि की आयु एक रात की होती है। आप एक ही कविता केशवराय पाटन के कवि सम्मेलन में सुना रहे हैं तो वहाँ आप हुट हो गए, लेकिन आपने कोटा दशहरे में सुनाई, वहाँ आप उस समय आपकी टाइमिंग श्रोताओं की टाइमिंग से अगर मैच हो जाती है, ये बिल्कुल ठीक वैसा है जैसे कि आप चाय में से बिस्किट डुबो के खाते हैं, वो टाइमिंग वाला मामला है। तो वो घराना बड़ा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मंच के कवि बिल्कुल ही सिर्फ पब्लिक के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं है। दिनकर जी थे हमारे, वो मंचों के बड़े बादशाह कवि थे। किसी ज़माने में बाल कवि बैरागी जी मंचों की धरोहर रहा करते थे। हमारे उदयपुर शहर से भी अगर मैं कहूँ तो पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी के गीत, उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे साहब, देखो आप।
अजातशत्रु, आपने लिखा भी है, यानी आपकी पुस्तकें भी छपी है, बहुत सारी कविताएं आपकी प्रकाशित भी हुई है और मंच पर भी आपने कविताएं की हैं। बताएं कि मंचीय कविता का क्या सुख है और कविता जो लिखते हैं और जो छपती है उसका क्या सुख है। कविता लिखते हैं और छपती है, वो ठीक ऐसा है कि आप कैटरिंग कर रहे हैं और आपने सारी चीज़ें सजा दी है, लेकिन कविता जब पढ़ी जाती है और सामने से तालियां मिलती है तो उस समय आप उस भोजन को का रसास्वादन कर रहे होते हैं और आपको ये पता लग रहा होता है अच्छे से कि किस पंक्ति पे जनता ने मुझे तालियों से नवाजा, यानी आशीर्वाद दिया। और छपी हुई कविता है वो आप के आने वाले वर्षों में, जिस समय आप अशक्त हैं वर्षों के बाद में, तब भी आप याद किए जाएंगे कि सन 1945 में उनकी कविता वहाँ छपी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसकी दोनों की तुलना थोड़ा सा मुश्किल है, दोनों का अपना अलग अलग क्षेत्र है। अजातशत्रु, बतौर कवि आपका एक अलग सफ़र रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहे जिस क्षेत्र में हो, आप किसी न किसी से प्रेरणा ज़रूर लेते हैं। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और साहित्य पर भी कहीं न कहीं किसी के लिखे हुए का प्रभाव परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ता है। किन किन कवियों ने आपको प्रभावित किया और उनका कहाँ तक आप पर प्रभाव पड़ा? आपका ये सवाल बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। मुझे प्रस्तुति के करीने से अगर मैं देखूं तो प्रस्तुति में मुझे सत्यनारायण सत्तन जी ने बहुत प्रभावित किया। सत्तन जी की प्रस्तुति, उनका भाषा विज्ञान, जो शरीर का जो था ना, एकदम बॉडी लैंग्वेज कमाल की, उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास। अगर मैं भाषा के स्तर पे देखूं तो मुझे बालकवि बैरागी जी पसंद हैं और बालकवि बैरागी जी मेरे आइडल रहे हैं। मेरी अपनी उम्र में सर्वाधिक मुझे प्रभावित किया मेरे प्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने, और वो इसलिए भी कि वो मेरे साथी सखा तो रही, वो प्रतिभा के स्तर पे जिस जगह पे जिस तरह से बात करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं, बंदे में कुछ है। तो मेरे अंदर भी कई बार मुझे कहते हैं कि हल्की सी झलक अगर कहीं आती है तो डॉक्टर कुमार विश्वास की आती है। अजातशत्रु, आपकी खुद की लिखी हुई रचनाएं बहुत सारी हैं, उनमें से कोई एक रचना क्यों न श्रोताओं को सुनाएं। जिस कविता ने मुझे देश दुनिया तक पहुंचाया वो कविता मैं आपको सुनाता हूं। और ये कविता मैं नहीं पढ़ता, ये कविता मैंने हिंदी कवि सम्मेलन के मंच की तरफ से तोहफा दिया है सबको। ये कविता मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा, सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पे अवधि की चौपाई मुस्काती हैं। जू रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और कविता रहती कहाँ है? कभी किसी शायर ने कहीं कहा कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। कविता कहाँ रहती है? ये गरीब की आहों में, आंसू में, दुख में रहती है। माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और कवियों ने अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त कौन सी थी? कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो, करती ये परवाह नहीं। पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है।
मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। तो ये सिलसिला ऐसे चल निकला। बहुत सुंदर। अजातशत्रु, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी, बहुत सारे अनुभव हुए होंगे। कुछ एक या दो ऐसे अनुभव जो आपकी स्मृति में हमेशा बने रहते हैं, साझा करेंगे? एक बहुत प्यारा अनुभव है। मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास हम दोनों दुबई गए थे। वहाँ पे राजस्थान एसोसिएशन का कवि सम्मेलन था, प्रदीप भाई भीलवाड़ा वालों ने आयोजित किया था, और मैंने राजस्थान का एक गीत सुनाया। गीत सुनाने के बाद में ये बात बाद में करेंगे, पहले क्यों ना वो गीत सुनाए आप। चलिए महेंद्र भाई, मैं गीत सुनना, पहले आपको गीत सुनाता हूँ, सुनिए। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। हम राजस्थानी लोग जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। इसलिए शायद मैंने कहने की कोशिश की, सब तक पहुंचा। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हों। जिस माटी का कण कण गाता जौहर की गाथाएं हों। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान। गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। तर्क देता हूं, तर्क से सहमत हो तो अपना मन दीजिएगा। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हूं। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुम्बर राजस्थान। शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। हाँ, पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती, हाँ धरती ही सह सकती है। बोला कण कण राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान। सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान। और इस गीत की आखिरी इन पंक्तियों को जब जब मैं अपने शहर में सुनाता हूं, अमूमन होता यह है कि कविता की आखिरी बंद की आखिरी पंक्ति पे ताली आती है, लेकिन इस बंद की पहली पंक्ति पे ताली आ जाती है। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूं। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान। नीलो घोड़ो राजस्थान, गरगर गंगा राजस्थान। अमर तिरंगा राजस्थान। तो यह यात्रा यूं चल निकली। अब आप वो किस्सा बताइए जो कवि सम्मेलन के दौरान हुआ था। तो महेंद्र भाई, बिल्कुल आपने वो मेरी स्मृतियों में ताज़ा कर दिया। वर्षों पुराना वाकया था। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम महेश ईनानी है और मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, और मेरा नाम नंदलाल ईनानी है,
और मैं महेश नानी का बड़ा भाई हूँ, मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ। तो मैंने उनका चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, क्योंकि मेवाड़ी पगड़ी उन्होंने पहन रखी थी। तो मैंने उनको इंगित भी किया कि एक मेवाड़ी पगड़ी मुझे दुबई में नजर आ रही है। उन्होंने ये कहा कि आप राजस्थानी में कहा, हुकम आप ये पूरा गीत तो लिखी दीदो, पण आणि पूरा गीत में राजस्थान में आप मने यो बताओ कि राष्ट्रगान रे अंदर राजस्थान रो नाम क्यों नहीं है? अगर आपनो राजस्थान अतरो बड़ो है तो राजस्थान रो नाम क्यों नहीं है? तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैंने हंसते हंसते उनको जवाब दिया और वो भी हंस लिए उस बात पे। मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक क्षत्रियों की परंपरा होती है, राजस्थान की वीरता, शूरता, पराक्रम की अपनी एक परंपरा है, और आज भी पुराने घरानों में ये संस्कार है कि स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लिया करती। तो राजस्थान किसी राष्ट्रगीत में होने से कुछ नहीं होता है, राजस्थान अपने आप में उसका एक वजूद है और वो हमारी धड़कनों में धड़कता है। बहुत सुंदर। अजातशत्रु, हम एक ऐसे समय में बातचीत कर रहे हैं जब पूरे विश्व में कोविड-19 नामक वायरस का एक तरह से आतंक है। इसने समाज के सभी तबकों को प्रभावित किया है और कलाओं को ज़्यादा किया है। वे कवि सम्मेलन, वे मंचीय प्रस्तुतियाँ जो हुआ करती थी, अब लगभग गायब हो गई। व्यक्ति घर में ही बैठा है और कुछ चीज़ें कला के नाम पर हो रही हैं तो वे भी ऑनलाइन या दूसरे प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं। बताएं कि कोविड-19 ने कलाओं को, ख़ास तौर पर कवि सम्मेलन को, कवियों को, मंचीय प्रस्तुतियों को कितना प्रभावित किया है? बहुत प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हर क्षेत्र में वो चीज़ें हुई है। व्यवसाय के क्षेत्र में, कवि सम्मेलनों के क्षेत्र में इसलिए नुकसानदायक ये रहा कि एक तो हम गैदरिंग का काम करते हैं और निसंदेह कोरोना में गैदरिंग संभव भी नहीं है। तो लगभग कुछ ऐसे कवि भी थे कि जिनका जो गुजारा था वो कवि सम्मेलनों के बलबूते पे चलता था। एनीवे, कलाकारों ने इसको फेस किया है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ और निकल के सामने आई है, वो आई है ऑनलाइन कवि सम्मेलन की। आपको एक लिंक मिलता है, चाहे आपको अमेरिकन सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ उस साइट्स पे चले जाइए, चाहे अफ्रीकन सुनना चाहते हैं। अलग अलग देशों में हम बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट्स के कई देशों की यात्राएं हमने कोरोना में कर ली। और मेरे साथ में सौभाग्य रहा कि एक कविता मेरी कोरोना पे लिखी हुई इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, उसने मुझे लगभग इतना कुछ दे दिया कि मुझे ज़्यादा तड़प नहीं रही कि कवि सम्मेलन नहीं मिल रहे। क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक तो होता है दाम और दूसरा होता है नाम। तो कई बार दाम मिलना रुक जाता है, लेकिन उसके एवज में आपको नाम मिलना शुरू होता है। आप वायरल हुए, लाखों करोड़ों मोबाइल के अंदर आपकी कविता चली गई, तो वो सुकून जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। तो क्यों ना कोरोना पर आपकी ये कविता श्रोताओं को सुनवाएं। महेंद्र भाई, ये आपका स्नेह है और मैं समझ सकता हूँ कि मैं उदयपुर आकाशवाणी का शुक्रगुजार हूँ। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कोरोना तनाव था, पहली दौर की बात कर रहा हूँ, तो पहले दौर में तनाव कम था, दूसरा वाला डरावना था, फिर तो हमने भी कविताएं पढ़नी छोड़ दी थी। लेकिन पहले दौर में जो लॉकडाउन हुआ था, तब लॉकडाउन की मेरी एक ऐसी कविता जो लाखों मोबाइलों तक पहुंची, वो आपको सुनाता हूँ, सुनिए। सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। कैसे बेहाल किया? ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला। ऐसा सुनते थे कि चाइना का आइटम में चलेगा कितना। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला, लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। लेकिन उस दौरान लॉकडाउन की जिंदगी में हमने उस जिंदगी को कैसे जिया, आपने, मैंने, वो बता रहा हूं। अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे, अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा,
टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी, रसोई में मुरारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। और एक झटके से इसका समापन करता हूं। कोरोना ने बेहाल कर दिया, और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। तो तनाव में देखो, जब व्यवस्था कुटिल हो जाए और जीवन जटिल हो जाए, तो जटिल जीवन और कुटिल व्यवस्था में से अगर हास्य निकालना है, थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने उसका निर्वाह किया। एक आध शब्द इसमें असंसदीय भी है, मैं समझता हूं, किंतु चूंकि कवि सम्मेलन का वो कवि है, वो ईमानदारी से काम करेगा। अजातशत्रु, जाते जाते उदयपुर के लोगों से क्या कहेंगे? हमारा शहर जो है, वो हमारा शहर हमारे सीने में धड़कता है। हमारे शहर के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। आज पूरी दुनिया के मानचित्र पर उदयपुर जो है वो किसी न किसी कारण से खिंचता है, रेखांकित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुदरत ने इसे बहुत कुछ दिया है। एक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जो कुदरत ने तो इतना कुछ दे दिया है, हम बदले में इसको क्या दे रहे हैं, अपने शहर को क्या दे रहे हैं। यहाँ इतनी झीलें हैं, सुंदर सुंदर झीलें हैं, छोटा शहर है, प्यारा शहर है, अरावली की उपत्यकाएं हैं। आप इनको स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। और कम से कम जो हमारे महनीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का मिशन उठाया है, हम कोशिश करें कि अगर कचरा कहीं पड़ा हुआ है तो हम उसको उठाकर कचरादान में डाल दें उसमें। तो एक ये अगर जिम्मेदारी आपको अंदर से, अगर आप खुद से वादा कर लेंगे कि मैं अपने शहर को हमेशा सुंदर रखूंगा, कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, तो शायद एक बहुत बड़ा काम आप करें। अजातशत्रु, आपका हृदय से आभार।